बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इंजंक्शन से रिलेटेड होगा और ये जो वकला या जो स्टूडेंट्स सिविल लॉ की प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर सुनना इंतहाई अहम है, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये हम डेली बेसिस पर सुनते हैं कि स्टे ऑर्डर किस तरीके से ग्रांट होता है, या फिर किसी केस के अंदर हम देखते हैं कि आम लोग जिनको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी इस टर्मिनोलॉजी से वाकफियत रखते हैं। अब आज हम इसके लिए हम दो तरह की अप्रोचेस देखेंगे। अपने लेक्चर को मैं बाइफरकेट करूंगा। एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच कि बेसिकली स्टे ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं वो ओरिजिनली लॉ की टर्मिनोलॉजी में उसको हम क्या कहते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर एक मैं एकेडमिक अप्रोच आपके सामने रखूँगा कि जो भी इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं और जिस तरीके से हम उनको अप्लाई करते हैं और जो भी रेलेवेंट लॉस हमें इसमें नज़र आते हैं उनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर सिविल लॉ की प्रैक्टिस जो भी यंग लॉयर्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स इरादा रखते हैं वो इसको पूरा सुने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंजंक्शन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन सिंपलेस्ट वे में हम यूं कर सकते हैं कि इंजंक्शन इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां पर कोर्ट किसी पार्टी को कुछ करने के लिए या फिर किसी चीज़ से बाज रहने के लिए कहेगी। अब इसको हम इसी तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि जहां पर कोर्ट किसी पार्टी को कुछ करने के लिए कहेगी उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ मैंडेटरी इंजंक्शन, और जहाँ पर कोई भी कोर्ट किसी पार्टी को मना करेगी किसी भी काम को करने से तो उसको हम कहेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो बेसिकली ये दोनों ही इंजंक्शंस एक ही सेक्शन के अंदर डील करती हैं जो मैं आपको स्लाइड्स के ज़रिए से आगाह करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो भी ये इंजंक्शंस हैं या जो भी हमारे पास इस तरह की काइंड्स हैं इंजंक्शंस की, ये बेसिकली रिलेट करती हैं प्रिवेंटिव रिलीफ से, जो कि सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जिसको डील करता है। अब प्रिवेंटिव रिलीफ का ये मतलब हम ले सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी कोर्ट किसी भी पार्टी की अगेंस्ट उसका जो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन होगा उसको कोर्ट बेसिकली प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी। सादा लफ्ज़ों में मिसाल के ज़रिए से मैं समझाना चाहूँ तो अगर मेरा एक राइट एग्जिस्ट करता है, अब मेरा जो राइट है वो दूसरी पार्टी की क्या होगी, लाइबिलिटी होगी या फिर उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन होगी। अब अगर वो ऑब्लिगेशन ब्रीच करने की कोशिश करता है कि जिसका डायरेक्ट नुकसान मुझे होगा, तो इस सिचुएशन में मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कोर्ट में जा सकता हूँ और कोर्ट से वहाँ पर इंजंक्शन ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन को। मैंडेटरी इंजंक्शन जैसा मैंने पहले बताया कि जहाँ पर कोई भी कोर्ट किसी भी पार्टी को कोई पॉजिटिव एक्ट करने के लिए कहेगी ताकि ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को रोका जा सके, और अगर ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको ख़त्म किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी लैंड है, मेरी प्रॉपर्टी है, कोई और पार्टी उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर लेती है या फिर इंक्रोचमेंट कर लेती है या करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगी कि बाय वे ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन उसको डायरेक्ट करेगी कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन आपने की है आप इस कंस्ट्रक्शन को गिरा लें, आप इस कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर लें। तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दैट इज़ मैंडेटरी इंजंक्शन। या जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि भाई एक प्रॉपर्टी एक अथॉरिटी को मेरे नाम लगा देनी चाहिए, तो वहाँ पर मैं कोर्ट से मैंडेटरी इंजंक्शन ले सकता हूँ कि भाई आप उस अथॉरिटी को कहें कि वो अपने रिकॉर्ड के अंदर वो फलां प्रॉपर्टी मेरे नाम लगा दें। तो ये भी एक एग्जांपल मैंडेटरी इंजंक्शन की हो सकती है। इसी तरीके से इसके ऑपोजिट हम लेते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि जहाँ पर कोई भी कोर्ट किसी पार्टी को मना करेगी कि आप ये फलां काम ना करें। जो लास्ट एग्जांपल मैंने दी उसी के अंदर प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की एग्जांपल भी मौजूद थी कि लेट से कि मुझे पता है कि एक बंदा ही इज़ गोइंग टू इंक्रोच ऑन माई प्रॉपर्टी, वो बंदा इंक्रोचमेंट करेगा मेरी प्रॉपर्टी में, आई हैव द एप्रीहेंशन। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ और कोर्ट से जाकर मैं एक प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ले सकता हूँ कि जहाँ पर उस स्पेसिफिक पार्टी को कोर्ट प्रोहिबिट करेगी कि भाई आप ये काम ना करें।
अब ये बेसिकली जो एग्जांपल थी और ये जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन एंड प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो इसको हम क्लासीफाई दो तरह से करते हैं। एक तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया। अब जो दूसरी तरह की इंजंक्शंस काइंड्स हम लेंगे उनमें हम ये कहेंगे कि व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन एंड व्हाट इज परमानेंट इंजंक्शन। जैसा कि आपको नाम से नज़र आ रहा है कि टेम्पररी इंजंक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑपरेटेबल होगी और उसके बाद उसका अफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो परपीचुअल इंजंक्शन है या जो हमेशा रहने वाली इंजंक्शन है ऑपोजिट टू टेम्पररी इंजंक्शन, उसमें क्या होगा कि परमानेंटली एक कोर्ट किसी भी पार्टी को कुछ करने से रोक देगी या कुछ करने के लिए कहेगी। इन आइदर सिचुएशन जो मकसद होगा वो क्या होगा कि एक पार्टी के जो ब्रीच है होने जा रही है उसके राइट्स में उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब यहीं पर हमारे पास क्वेश्चन पैदा होता है स्टे का कि बेसिकली व्हाट इज़ अ स्टे ऑर्डर, जिसको हम स्टे बोलते हैं। एक्चुअली वो स्टे नहीं है बल्कि उसको हम जो हमारे पास वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, यानी कि आप एक पार्टी को रिस्ट्रेन करेंगे फ्रॉम डूइंग समथिंग कि जिसकी वजह से आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, और इसी को हम आम जबान में स्टे बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टे इसको इसलिए बोलते हैं कि ये स्टेटस को है। स्टेटस को का मतलब है कि जो पार्टी जो कर रही थी वो वहीं पर रहेगी, फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं ली जा सकती किस चीज़ से पहले कि जब तक किसी कोर्ट का एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाता। मैं मिसाल से आपको समझा देता हूं कि प्रैक्टिकली हम लोग स्टे ऑर्डर किस तरीके से लेते हैं और उसकी फिर एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक जगह पर अपना एक मकान तामीर करना शुरू किया। अब जहाँ पर भी आप एक कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का पहले करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो रेलेवेंट अथॉरिटी होगी, आप क्या करेंगे कि वहाँ से आप अपना मैप लेट से अप्रूव करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली ड्यूली आपके नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे कंस्ट्रक्शन का। लेट से कि प्रॉपर्टी क्लियर है और हमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, मैप अप्रूव करवाना था हमने वो भी करवा दिया, हमने जो यूटिलिटी चार्जेस थे हमने वो भी पे कर दिए, जो टैक्स थे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने वो भी कंसर्न अथॉरिटी को पे कर दिए। तो अपनी तरफ से हम सब क्लियर है। अब क्या हुआ कि मैंने मकान तामीर करना शुरू किया, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना शुरू की, तो मुझे उस रेलेवेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस आ जाता है कि भाई आपने अपने जो ये प्रॉपर्टी है इसका मैप अप्रूव नहीं करवाया, आप मैप अप्रूव करवाएं वरना 2 महीने के अंदर हम क्या करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देंगे। या नॉर्मली इतना टाइम भी नहीं दिया जाता, लेट से कि वो कहते हैं कि 1 वीक के अंदर हम क्या करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देंगे। अब यहाँ पर डेफिनेटली मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, मैं कैसे उस चीज़ को छोड़ दूंगा कि भाई आएँ और आप मेरा मकान गिरा दें। ठीक है, अब मैं अंडर द प्रोसेस हूँ, यानी कि मैंने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया हुआ है और बाकी काम मैं करवा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब डेफिनेटली मुझे तो तकलीफ़ होगी इस चीज़ से। तो पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं कोर्ट में जाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने एक सूट फाइल करना है। सूट फाइल करना जो है वो प्लेंट के ज़रिए से इनिशिएट होता है, आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम आते हैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की तरफ। ठीक है, अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी को डिमोलिश होने से रोक सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने प्लेंट के साथ, दावे के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC की एप्लीकेशन अटैच करेंगे, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ है। इसका सारा का सारा प्रोसीजर आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में मिलेगा। तो डेफिनेटली फिर हम क्या करेंगे कि अपने दावे के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एक एप्लीकेशन अटैच करेंगे। उसकी जो एप्लीकेशन है उसके बेसिकली 3-4 ग्राउंड्स होते हैं। वो ग्राउंड्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि आई हैव द प्राइमा फेशाई केस, कि यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसको जो है ये लोग डिमोलिश करने जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी डिमोलिश ना हो। यानी कि मैं कोर्ट में ऐसे ही नहीं आ गया, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है, यानी मुझे यहाँ पर नुकसान हो सकता है अगर कोर्ट ने मेरी बात ना सुनी तो। उसके बाद जो इसके अंदर हम दूसरा ग्राउंड लेते हैं वो होता है बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस।
बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस का मतलब ये है कि अगर जो अथॉरिटी एक्शन लेना चाह रही है या जो ये सिचुएशन बनी हुई है, इसके अंदर इनकन्वीनियंस किसको कॉज होगा? डेफिनेटली इनकन्वीनियंस यहाँ पर मेरा है। अगर मेरी प्रॉपर्टी गिर जाती है, डिमोलिश हो जाती है, तो उसका सारा नुकसान मुझे है। ठीक है, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई उसके ऊपर लगी हुई है, मेरी जो है वो लाइफ एट स्टेक है, मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, इसके बरक्स देखा जाए कि अगर वो प्रॉपर्टी वहीं पर रहने दी जाए, उसको डिमोलिश ना किया जाए, तो जो अदर पार्टी है, जो वो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, उसको एज सच कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैक्सिमम क्या नुकसान होगा कि भाई हमने रूल्स की ब्रीच की हुई है, उसकी वजह से एक्चुअली उनको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्राइमा फेशियाई केस, एक आ जाता है बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। तीसरा जो मेन पॉइंट इसके अंदर हम लिखते हैं वो है इर्रिपेरेबल लॉस। अब इर्रिपेरेबल लॉस का मतलब कानून में ये लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही उसी की प्रोविजंस में, कि जहां पर कोई भी मैटर रिलेटेड होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वहां पर अगर कोई भी आपके राइट की ब्रीच होती है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती या इस तरीके से आपसे छीन ली जाती है, तो वो इर्रिपेरेबल लॉस है। इर्रिपेरेबल लॉस की डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, यानी कि जिसके लिए अगर कोई बंदा हमें ऑफर करे कि आप पैसे ले लें, तो वो हमारे लिए एडिक्वेट रेमेडी नहीं होगी। अब ये एडिक्वेट रेमेडी क्यों नहीं होगी? डेफिनेटली कि अब कंस्ट्रक्शन करवाना, उसको नए सिरे से स्टार्ट करना, और जब तक वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो सकता है कि हमारे पास कोई सर छुपाने की और जगह ना हो, या कोई भी सिचुएशन उसमें रेस की जा सकती है। तो इस तरीके से ये तीन तरह के ग्राउंड्स हम उस स्टे एप्लीकेशन में या फिर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1-2 में हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम कोर्ट से जाकर ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई जब तक एविडेंस नहीं आ जाता, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, ये तो बात की बात है कि कौन सच है और कौन झूठ है। डेफिनेटली एट द लेटर स्टेज जो अथॉरिटी है वो भी अपना एविडेंस लेकर आएगी, मैं बीइंग प्लेंटिफ मैं भी अपना एविडेंस लेकर आऊँगा कि भाई मैंने नक्शा अप्रूव करवाया हुआ है, वो एविडेंस लेकर आएंगे कि भाई इन्होंने कोई नक्शा अप्रूव नहीं करवाया हुआ। ठीक है, तो ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बाद में रिजॉल्व होगी, लेकिन अभी ये देखा जाएगा कि क्या चीज़ बेहतर है, उस मकान को गिरा देना या फिर सच सामने आने तक उस मकान को अपनी जगह पर रहने देना। तो डेफिनेटली ऑर्डर 39(1)(2) की एप्लीकेशन में हमने यही कहा था कि प्राइमा फेशियाई केस भी है, इनकन्वीनियंस भी हमें कॉज होगा, और ये इर्रिपेरेबल लॉस होगा मुझे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों, ये तीनों ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या करूँगा कि वहाँ से कोर्ट मुझे फॉर द टाइम बीइंग वो स्टे ऑर्डर ग्रांट कर देगी। अब इसमें भी सिचुएशन ये अराइज होती है कि पहली डेट के ऊपर जाकर जब हम कोई भी स्टे लेते हैं, तो वो बेसिकली इंटरिम इंजंक्शन नहीं होती या टेम्पररी इंजंक्शन नहीं होती, बल्कि उसको हम बोलते हैं एड इंटरिम इंजंक्शन। एड इंटरिम शॉर्ट फॉर्म है एड हॉक इंटरिम की, यानी सिंपल ये होता है कि मैं लेट से के वकील हूँ, मैं अपनी किसी पार्टी के लिए स्टे लूँगा, तो पहली डेट के ऊपर चूंकि अदर पार्टी तो मौजूद नहीं होगी, उसको तो हमें बुलाना पड़ेगा समन करके अगली डेट पर। तो अगली डेट तक 7, 8, 10 दिन के लिए, 4, 5 दिन के लिए, 2 वीक्स के लिए मैक्सिमम कोर्ट क्या करेगी कि मुझे एक एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर देगी कि भाई उसके ऑर्डर के अंदर आ जाएगा कि जो अथॉरिटी है इस हेयर बाई रिस्ट्रेंट कि वो कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लेगी, और जो पार्टीज हैं वो अपना स्टेटस को बरकरार रखेंगी अगली डेट तक। ठीक है, स्टेटस को का फिर ये मतलब होगा कि मैं भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकूंगा मजीद, जहां पर प्रॉपर्टी है वहीं पे रहेगी, और अथॉरिटी भी आकर उस प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ेगी, दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। इसी को हम कहते हैं स्टे ऑर्डर या स्टेटस को ऑर्डर कोर्ट से ले लेना। अब जो एड इंटरिम होगा, लेट से कि आज हमारे पास 25 अगस्त है, कोर्ट मुझे एड इंटरिम दे देती है कि भाई आप 3 सितंबर 2020 तक ये एड इंटरिम आपकी फेवर में कर दिया गया है। 3 सितंबर तक अथॉरिटी को मना कर दिया गया कि वो कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेगी, और 3 सितंबर को मुझे कहा गया कि आप डिफेंडेंट्स को, अथॉरिटी को समन करवा दें कि वो कोर्ट में आकर पेश हो जाए। अब उसके बाद जब 3 सितंबर को मैं भी कोर्ट में जाऊंगा, अथॉरिटी भी कोर्ट में आएगी, फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट होगा दोनों पार्टीज की तरफ से। मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि मैं सच्चा हूं, और अथॉरिटी साबित करने की कोशिश करेगी कि वो सच्ची है।
अब इसके अंदर जो पार्टी अपना केस प्रूव कर लेगी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो पार्टी उस एप्लीकेशन को जीत जाएगी। अब इसमें दो सिचुएशंस हो जाएंगी कि अगर तो मेरी फेवर के अंदर ऑर्डर आ जाता है और मेरी वो स्टे एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है, तो वहाँ पर मुझे फिर टेम्पररी इंजंक्शन जिसको हम कहते हैं वो ग्रांट हो जाएगा, और नॉर्मली वो चलता है केस का फैसला होने तक, या फिर जो प्रोविजन सीपीसी की है वो 1 साल उसकी लाइफ होती है। 1 साल के बाद कोर्ट अगर चाहे तो उसको फिर रीन्यू कर सकती है। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि जब तक केस का फैसला नहीं होता, स्टे तब तक बरकरार रहता है। तो इस तरीके से हम पहली स्टेज के ऊपर ही अपना स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करवाते हैं, जिसको हम टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो है परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब ये होगा कि परमानेंटली, जैसे मैंने पहले बताया था कि पार्टीज को राइट्स और लाइबिलिटीज कोर्ट फिक्स कर देगी जो कि फाइनल होंगे। अब जब वो फाइनल होंगे तो डेफिनेटली वो इस स्टेज के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि उसके बाद क्या होगा, केस अपनी नॉर्मल रूटीन में प्रोसीड करेगा, दो इश्यूज फ्रेम होंगे, दोनों पार्टीज आकर अपना अपना एविडेंस देंगी, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। और उसके बाद अगर मेरा केस बनता है, मैंने अपना केस साबित कर दिया, तो फिर मेरी फेवर में परमानेंट इंजंक्शन क्या होगा, कोर्ट ग्रांट कर देगी अगेंस्ट दी अथॉरिटी कि भाई ये सच्चे हैं, इन्होंने अपना जो मैप है, नक्शा है, वो अप्रूव करवाया हुआ है, और आपको बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि आप इनकी पोजेशन में या किसी और चीज़ में इंटरफेयर करें। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग इंजंक्शंस को ऑपरेट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब इसको मैं एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ। बेसिकली हमने आज ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। इंजंक्शन, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, जहां पर कोर्ट प्रिवेंट करती है बेसिकली एक ब्रीच ऑफ राइट को, ठीक है, किसी भी पार्टी के फेवर में। अब इसके अंदर दो तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया। एक हमने डिफ्रेंसिएशन ली, मैंडेटरी इंजंक्शन एंड प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, जहां पर किसी पार्टी को कहा जाएगा कि भाई आपने ये काम करना है। उसके बरक्स प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, जहां पर कोर्ट कहेगी कि भाई ये काम आपने नहीं करना, इस काम से आप बाज रहेंगे, ठीक है, आपने इंक्रोचमेंट नहीं करनी उनकी प्रॉपर्टी में, आपने ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं लगानी, ठीक है, आपने ये फलाह काम इस तरीके से नहीं करना। और उसी तरीके से जो दूसरी क्लासीफाई मैंने जिस तरीके से किया वो था टेम्परेरी एंड परमानेंट इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन को मैंने तफसील से बताया। स्टे एप्लीकेशन हम लगाते हैं, स्टे एप्लीकेशन ऑर्डर 39 रूल 1-2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत होती है, और इसी तरीके से वो चीज़ें ऑपरेट करती हैं। अब उसके बाद उसके बरक्स वो कहाँ तक चलेगा, आपका जो स्टे एप्लीकेशन है वो चलेगी जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, तब तक, अगर वो आपकी फेवर में आ जाती है। अब उसके बाद जब केस का फैसला हो जाएगा, अगर मैंने अपना केस प्रूव कर दिया, तो मुझे जो परमानेंट इंजंक्शन है वो मेरी फेवर में आ जाएगा, और अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स अथॉरिटी वो ऑपरेट करेगा। तो अब इसकी जो फर्दर एलाबोरेशन है वो बेसिकली हम लोग अपनी जो एकेडमिक अप्रोच है उसके ज़रिए से करेंगे। जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर, और उसको फिर मैं स्लाइड्स के ज़रिए से आपसे मुखातिब रहूँगा। तो उम्मीद है आप लोग कुछ समझ पाए होंगे कि हम लोग स्टे किस तरीके से लेते हैं कोर्ट्स के अंदर, उसका मकसद क्या होता है, और किस सिचुएशन के अंदर स्टे ग्रांट किया जा सकता है। दैट वाज ओनली वन एग्जांपल। हमारे पास हज़ारों तरह के केसेस और एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जहां पर हम स्टे लेते हैं, लेकिन चूंकि ये सबसे सीरियस, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस नेचर्स ऑफ द केसेस था, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल देना मुनासिब समझा ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।